चुनाव नतीजे आते ही सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। आज बीजेपी के विधायक एलजी सचिवालय पहुंचे तो कई तरह के सवाल मंडराने लगे। देखिए, सबसे पहला सवाल परवेश वर्मा का सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। विधायकों के साथ आखिर वो सचिवालय क्यों गए? क्योंकि कहा गया कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन तुरंत आतिशी के इस्तीफे के बाद वो पहुंच जाते हैं सचिवालय। अब दूसरा सवाल, क्या सचिवालय से सीक्रेट जब्त करने गई थी बीजेपी की टीम? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीक्रेट थे और अब कहा जाए कि सचिवालय से कोई भी सीक्रेट जो है बाहर नहीं जाएगा। तीसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के फाइट में सचिवालय अखाड़ा बन चुका है? चौथा सवाल, वो कौन सी फाइल है जिसे सुरक्षित करने के आदेश अब एलजी ने दे दिए हैं? और ये वो तमाम सवाल है जो सीएम फेस की तरह दिल्ली में सस्पेंस बने हुए हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो दिल्ली का सियासी पारा हाई कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में सत्ता की लड़ाई जीतने के बाद बीजेपी की नजर अब उन फाइलों पर है जिसमें आतिशी और केजरीवाल सरकार की राज कैद है। शायद यही वजह है कि शपथ से पहले ही परवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और नीरज बसोया जैसे विधायक एलजी सचिवालय पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि ना विधायक दल की बैठक हुई, ना अभी सरकार बनाने का दावा पेश करने का वक्त था, ना ही कोई दूसरी वजह। फिर बीजेपी विधायकों की टीम सचिवालय में एलजी से मिलने क्यों पहुंची? क्या बीजेपी विधायकों के सचिवालय जाने का कारण सीक्रेट फाइल्स है? सचिवालय में रखी इन सीक्रेट फाइल्स में आखिर क्या है? आखिर कुछ फाइल्स क्योंकि आप समझिए, एक दिन पहले यानी कि कल से ही दिल्ली सचिवालय में हलचल काफी तेज है। नोटिस बकायदा जारी किया गया, परमिशन के बिना कोई भी फाइल सचिवालय परिसर से बाहर नहीं जाएगी, इस बात के आदेश दिए गए। ये आदेश उस वक्त आया है जब दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की एंट्री और आम आदमी पार्टी का पैकअप हो रहा है। बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास पश्चाताप के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। मगर अरविंद केजरीवाल के लिए ये रास्ता भी इतना आसान नहीं, क्योंकि आदेश है कि परमिशन के बिना कोई भी फाइल बाहर न जाए, कंप्यूटर और हार्डवेयर को संभाल कर रखा जाए, किसी भी कागजात से छेड़छाड़ न किया जाए, सचिवालय परिसर से डॉक्यूमेंट बाहर न जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये आदेश सचिवालय ऑफिस और मंत्री परिषद के ऑफिस पर भी लागू होगा। इसी सचिवालय से एक आदेश जारी किया गया है। वो आदेश जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GAD के ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया है और आदेश में लिखा है कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालय और सभी जो दफ्तर हैं, वहां पर जो फाइलें हैं, जो दस्तावेज हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनके साथ में कोई भी शख्स छेड़छाड़ी ना करे। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद इस आदेश के मायने क्या है, फिलहाल साफ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंता इससे जरूर बढ़ने वाली है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम जरूर बनी रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब केजरीवाल का आखिर क्या होगा? 10 साल का सत्ता सुख, फिर विदाई हुई तो ऐसी कि खुद अपनी सीट तक नहीं जीत पाए। यही वजह है कि अब केजरीवाल के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वैसे भी पीएम मोदी ने केजरीवाल को लेकर जो कुछ भी कहा, उसमें कई संदेश छिपे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही CAG की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। यानी आतिशी के इस्तीफे के साथ ही केजरीवाल का युग खत्म और उन फाइलों में दफन राज बाहर आने शुरू होंगे, जिसका पीएम ने जिक्र किया। लेकिन सवाल यह है कि कैग रिपोर्ट में ऐसा क्या है? यानी एक तरफ कैग के बहाने केजरीवाल को घेरने की तैयारी, तो दूसरी तरफ आपके वजूद का संकट। क्योंकि राजनीतिक दल की नींव उसकी विचारधारा पर पड़ती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो विचारधारा के तौर पर जो दावे हैं, उनमें कट्टर ईमानदार, जिस पर बीजेपी ने करप्शन की चोट पहुंचाई, कट्टर देशभक्त वाली केजरीवाल की विचारधारा भी बीजेपी के राष्ट्रवाद के आगे नहीं टिकती। वहीं मजबूत लीडरशिप भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम फैक्टर होता है, लेकिन केजरीवाल के खुद हारने से लीडरशिप पर भी सवाल खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि केजरीवाल का क्या होगा? दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी 62 सीट से 22 के आंकड़े पर सिमट गई।
नतीजे सामने आने के बाद से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अब तक घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज उन्होंने पार्टी के विधायकों के साथ अपने आवास पर एक बैठक की। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक केजरीवाल के आवास पहुंचे, जहां काफी देर तक हार पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष समेत हार के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करते रहने के निर्देश दिए। हालांकि केजरीवाल खुद बाहर नहीं आए, उनका संदेश पूर्व सीएम आतिशी ने दिया कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। दरअसल 8 फरवरी को आए नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। केजरीवाल, सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज चुनाव हार गए। तो दिल्ली के नतीजे आने के बाद INDIA गठबंधन में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है। यानी दिल्ली में हाथ का साथ मिलता तो बात कुछ और होती। आंकड़े भी कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं। कांग्रेस की सीटें दिल्ली में 0 थी, 0 ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 36 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी, जबकि बहुमत के लिए 36 सीटें ही चाहिए। यानी आपके साथ कांग्रेस का हाथ होता तो सत्ता के समीकरण इंडिया ब्लॉक के साथ होते। और हम ये मानने को तैयार है, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी ने विजय खींच कर लाया है और हमको हराया है। तो हमको अब जो हमारी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, हमको निभानी पड़ेगी। हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। यानी अंजाम हरियाणा जैसा हुआ तो सवाल उठने लगे। इंडिया ब्लॉक के नेता अब खुलेआम हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने में जुट गए। सवाल यह है कि इस हार के बाद इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या खतरे में है? तो देखिए, दिल्ली का चुनाव हार जीत नहीं बल्कि नए तरह की राजनीति की एक प्रयोगशाला भी रहा। पहली बार राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पिच पर किसी दल को बैटिंग करते हुए देखा गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हिंदू कार्ड की, लेकिन ये दाव नतीजों में आखिर क्यों नहीं बदला, जरा एक बार ये समझ लीजिए। हिंदुत्व बीजेपी का होम ग्राउंड है। अगर उसकी होम पिच पर कोई दूसरी टीम बल्लेबाजी करने आए और जीत कर चली जाए तो भला ये कैसे मुमकिन होता? दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। केजरीवाल हिंदुओं को साधने के लिए हनुमान मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए, पुजारियों के लिए योजना ऐलान की, बीजेपी पुजारी प्रकोष्ठ को तोड़ा, मौलाना मुस्लिमों से दूरी बनाए रखी। ये पहली बार था जब कोई दल बीजेपी को उसी की पिच पर चुनौती दे रहा था। कैंपेन से नामांकन तक हर शुभ काम से पहले केजरीवाल मंदिर में हाजिरी लगाने लगे, तो सबको लगा कि ये प्रयोग बीजेपी के लिए परेशानी बन सकता है, लेकिन नतीजे सामने हैं। जिसका मतलब तो यही निकलता है कि दिल्ली में केजरीवाल का हिंदू कार्ड फेल रहा। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू साबित करने में सफल रही। जनता ने केजरीवाल को विकास के लिए चुना था, न कि हिंदू मुसलमान खेलने के लिए। बीजेपी ने केजरीवाल के हिंदू दाव के खिलाफ पोस्टर वॉर भी छेड़ा और चुनावी हिंदू बताते हुए जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि केजरीवाल जो भी कर रहे हैं वो बस चुनाव के लिए है। इन तमाम फैक्टर के अलावा केजरीवाल का एक बयान भी हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ गया। जरा वो बयान भी सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दरअसल मोदी को हिंदू अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। केजरीवाल का सीधे मोदी को चैलेंज करना शायद हिंदुओं को नागवार गुजरा और केजरीवाल का हर दांव फेल हो गया। यहाँ तक कि मंदिर मंदिर हाजिरी लगाना भी काम नहीं आया। तो एक तरफ सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ जनता इस जवाब को जानने के लिए बेचैन है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। अब आपको एक एक कर नाम बताते हैं। देखिए, अब तक जो नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उनमें परवेश वर्मा सबसे ऊपर है।
वहीं दूसरे चेहरे के तौर पर विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चर्चा में है, जबकि सतीश उपाध्याय और आशीष सूद के नामों की चर्चा भी काफी तेजी से चल रही है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और ऐतिहासिक जीत के हीरो वीरेंद्र सचदेवा भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। यानी सीएम फेस की रेस में कई चेहरे, कई नाम, कई ऐसे नेता हैं जो विधायक तक नहीं हैं। लेकिन मोदी शाह के मन में कौन है ये कोई नहीं जान सकता। हाँ, अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं। अटकलें इसलिए भी क्योंकि जीत के बाद कल बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली सरकार गठन पर चर्चा हुई और सीएम चेहरे पर भी मंथन हुआ। यानी यूएस जाने से पहले ही पीएम मोदी ने सीएम के नाम पर मोहर लगा दी। ऐसा हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि मंथन का दौर जारी हो। हालांकि जो नाम इस रेस में आगे है उनके पीछे अलग अलग फैक्टर हैं। पहला नाम है जिनके पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो बीजेपी का वैश्य चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी लहर में भी जीतते रहे हैं। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सीएम रेस में तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का है, जो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। इस रेस में अगला नाम आशीष सूद का है, जो दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे और वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। यानी हर नाम के पीछे अपना समीकरण है। लेकिन इस रेस की प्रबल दावेदारी में बस प्रवेश वर्मा का नाम ही चल रहा है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी में सीएम चुनने का तरीका चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली में ऐतिहासिक विजय के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी काफी ज्यादा तेज कर दी है। देखिए, एक तरफ सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, दूसरी तरफ लोकसभा वार विधायकों की इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में रहे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मुलाकात हुई। इस मीटिंग में शपथ और सीएम चेहरे को लेकर मंथन हुआ। साथ ही मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा की गई। हालांकि सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के यूएस से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संभव हो सकता है। यानी जितना प्रचंड जनादेश उतनी ही प्रचंड सरकार दिल्ली को मिलने वाली है। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक इस बात की गवाही है कि आला कमान ने मन टटोल लिया। विधायकों के मन में क्या है, इसे जानने के लिए ही लोकसभा के विधायकों की बैठक हुई, या यूं कहें कि हाईकमान के आदेश पर विधायकों को ब्रीफिंग दी गई। तस्वीर नंबर 2, नड्डा और शाह के बीच मुलाकात की। जाहिर सी बात है, ये मंथन भी सरकार बनाने और सीएम फेस चुनने को लेकर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सीएम कौन होगा, इसका फैसला किसी पर्ची में दर्ज हो चुका हो। तस्वीर नंबर 3, इस बात की गवाही है कि पुरानी सरकार अब गुजरे जमाने की बात हो गई। आतिशी का इस्तीफा स्वीकार करते ही विधानसभा भंग। अब इंतजार है बीजेपी की ओर से दावेदारी पेश करने का, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सूत्रों की माने तो पीएम के यूएसए से लौटने के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण में एनडीए नेताओं को न्योता भेजा जाएगा। इसके साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। लिहाजा जितना लंबा इंतजार, नई सरकार का वेलकम भी उतना ही जोरदार करने की तैयारी है। तो दिल्ली में बम्पर जीत के बाद जश्न तो सभी मना रखे हैं, लेकिन 2 चेहरों का सेलिब्रेशन सभी की नजर में है। सीएम की रेस में शामिल प्रवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय जिस तरह से एक्टिव है, क्या वो कोई संदेश दे रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली में जीत, पैतृक गांव में जश्न। दिल्ली बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे प्रवेश वर्मा की एक्टिविटी देखिए। कभी वो मंदिर में पूजा करते नजर आए, कभी भगवान का आशीर्वाद लेते दिखे, तो कभी जनता के बीच जश्न मनाते, लोगों को लड्डू खिलाते प्रवेश वर्मा की तस्वीरें आज दिन की हैं। जब सीएम फेस पर बीजेपी में मंथन चल रहा था, प्रवेश वर्मा अपनी जीत का आनंद ले रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे। नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली तक लोगों को मिठाई बांट रहे थे, या यूं कहें कि सियासी संदेश दे रहे थे कि नई दिल्ली से बाहरी दिल्ली तक जिसका जलवा कायम है वो प्रवेश वर्मा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि जीतने वाले चेहरे तो 48 है, लेकिन दुल्हे के माफिक चेहरा एक ही नजर आया, प्रवेश वर्मा।
हाँ, उन्हें टक्कर सतीश उपाध्याय से जरूर मिली, क्योंकि सतीश उपाध्याय भी सुबह से ही एक्टिव नजर आए, कभी मंदिर में पूजा, कभी लोगों से मिलना। सतीश उपाध्याय और प्रवेश वर्मा की ये तस्वीरें क्या महज जीत की खुमारी हैं, या फिर दोनों नेता जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन कर आला कमान के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं? हरियाणा चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी जलेबी की खूब चर्चा रही। हरियाणा में राहुल गांधी ने जलेबी का नैरेटिव सेट किया था, लेकिन जीत की जलेबी जश्न बीजेपी ने मनाई थी। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के चुनाव में भी, जहां बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी का जलेबी के साथ जश्न मनाया। हरियाणा में बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद जलेबी बनाते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। दोनों ने पार्टी दफ्तर में पहले जलेबियां बनाई और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। जलेबियों का ये मुद्दा हरियाणा चुनाव के दौरान भी हॉट टॉपिक रहा था। राहुल गांधी ने जलेबी का नैरेटिव सेट करने और शुरुआती रुझान के बाद कांग्रेस के दफ्तर में जलेबी छन्नी भी शुरू हो गई थी, लेकिन बड़ा कमाल करने की मंसूबा पाले कांग्रेस को जीत की जलेबी नहीं नसीब हुई और जनता ने जीत की जलेबी बीजेपी को खिला दी थी। हरियाणा में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की जलेबी खट्टी निकली, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने आपको जीत की जलेबी नहीं खानी थी और बीजेपी ने जीत की जलेबी का स्वाद चखते हुए कांग्रेस और आप दोनों पर ही तंज कसा। जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी और जलेबी ये बंट रही है। विधानसभा चुनाव में जलेबी का नैरेटिव तो कांग्रेस ने सेट किया था, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिला। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली चुनाव के नतीजे, हर बार बीजेपी ने अपने विरोधियों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाकर करारी शिकस्त दी। मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित लड़की की हत्या का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हाथों करारी शिकस्त मिली और हार के बाद सपा इस मुद्दे को भूल गई और हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ने लगी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का ये गम, ये आंसू, ये दर्द एक दलित लड़की की निर्मम हत्या को लेकर था, जिसे उपचुनाव के दौरान उन्होंने खूब मुद्दा बनाया था। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आए और समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली, अवधेश प्रसाद के ये आंसू बस महज एक दिखावा निकले। हार के बाद उन्होंने दलित लड़की की हत्या का जिक्र तक नहीं किया और फर्जी वोटिंग को अपने बेटे की हार का कारण बताया। अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर में मिली हार को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। अवधेश प्रसाद ने वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई करने और एनकाउंटर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। मणिपुर में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। सीएम एन बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। आज ही दिल्ली में अमित शाह से एन बिरेन सिंह ने मुलाकात की थी और मणिपुर लौटते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मणिपुर से। और लंबी जदोजहद के बाद आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे ही दिया। सुबह दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अमित शाह से मुलाकात के दौरान मणिपुर के हालात पर चर्चा हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन जाकर गवर्नर अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और प्रतिनिधि मंडल भी वहां मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने राज्य विधानसभा को निलंबित रखते हुए 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया था। जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा आया है। उनके इस्तीफे की मांग लंबे समय से विपक्षी दल कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। बीजापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। एरिया के जंगलों में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बल जाबाज जवानों ने 31 नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीधे राजधानी रायपुर शिफ्ट किया गया। दरअसल बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर किया गया अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने नक्सलवाद के डेडलाइन की भी तारीख बता दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। इससे पहले भी सुरक्षा बल के ऑपरेशन में तमाम नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो हरियाणा के यमुनानगर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहां देश की पहली फॉरेस्ट मोनेस्ट्री के कल्याण मित्र भवन का उद्घाटन किया गया। अरण्य संघ राम बौद्ध विहार में बनी ये फॉरेस्ट मोनेस्ट्री 28 एकड़ में फैली है, जहां विदेशों से भी बौद्ध भिक्षु आकर तपस्या कर सकेंगे। इस मोनेस्ट्री से जुड़ी खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले भिक्षु हर दिन सुबह 8 बजे पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में मिले अनाज का खाना बनाकर खाते हैं। आने वाले दिनों में इस फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में कई और कुटिया बनाई जाएगी, जहां भिक्षु और साधु संत आकर तपस्या कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे भिक्षुओं का निवास था और यहाँ पे साधना चलती थी। तो हम इस ट्रेडिशन के संपर्क में आए कुछ 8-9 साल पहले। तो एक इच्छा प्रकट हुई कि यही प्रथा हमारे देश में फिर शुरू हो और जहाँ पे भिक्षुगण रोज सुबह भिक्षाटन के लिए घर घर जाते हैं। दरअसल इस आश्रम की नींव 2016 में तब पड़ी जब अन्य वरण ट्रस्ट नाम की एक संस्था बनाई गई। इसके बाद ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए थाईलैंड में आचार्य केवली से बात की। आचार्य से अनुमति मिलने के बाद अनीश गोयल और उनकी टीम ने हरियाणा के यमुनानगर में जमीन की तलाश शुरू की। भारत की पहली फॉरेस्ट मोनेस्ट्री से लोगों को काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मोनेस्ट्री से भगवान बुद्ध के रास्तों पर चलने की प्रेरणा जन जन तक पहुंचेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढने का अभियान जारी है। नूंह में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम ने तलाशी अभियान चलाया। बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। गिरफ्तार लोगों में पति, पत्नी और 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने यह कार्रवाई नूंह के बड़कली चौक पर की। पुलिस ने एक ऑटो को रोककर जब उसकी जांच की तो उसमें सवार 5 लोग संदिग्ध पाए गए। पूछताछ में पता चला कि सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में रह रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग पहले रेवाड़ी में ईंट भट्टों पर काम करते थे और रेवाड़ी से भागकर नूंह आ गए थे और अब इनकी योजना दिल्ली होते हुए ट्रेन से पश्चिम बंगाल जाने की थी और फिर वहां से वापस बांग्लादेश लौटने के फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं तीनों नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सोलर कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब इन्हीं सोलर कैमरों से घुसपैठियों और तस्करों पर नजर रखी जाएगी। देश की सीमा में कोई अवैध तरीके से घुसपैठ न कर सके, इसके लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा की सूर्य नजर रहेगी। यानी ऐसे कैमरे लगाए गए जो सूरज की रोशनी से चार्ज होंगे और बॉर्डर की निगरानी करेंगे। बॉर्डर पर मौजूद पुलिस चौकियों और कंट्रोल रूम से कैमरों को जोड़ा जाएगा, जिसकी पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। जानकारी के मुताबिक 25 जगहों पर सोलर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ये सभी 25 कैमरे 112 पगडंडियों पर निगरानी रखेंगे।
बता दें, महाराजगंज से नेपाल की 84 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिस पर पुलिस, एसएसबी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन खुली सीमा हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रहती है। अब इस सूर्य की रोशनी से चलने वाले कैमरों की मदद से सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी राहत मिलेगी। अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका मिलेगी। एमपी के रायसेन में धर्मांतरण की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। पुलिस ने छापा मारा और धर्म परिवर्तन कराने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया। कहीं ईसाई बनने के लिए गरीबों को बहला फुसलाकर धर्म बदलवाया जा रहा है, तो कहीं आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ताजा मामला एमपी के रायसेन से सामने आया, जहां महिला, बच्चों और पुरुषों को कई बार बुलाकर ईसाई धर्म की किताबें पढ़ने और पूजा पाठ में शामिल किया जा रहा था। जैसे इस मामले की भनक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिली, हंगामा मच गया। हिंदू संगठन के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि यहाँ एक कमरे में कई लोगों को प्रार्थना और धार्मिक सभा कराई जा रही थी। जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहाँ पे ये लोग गांव वालों को इकट्ठा करके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे और प्रलोभन दे रहे थे। आरोप है कि आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देश में जबरन धर्मांतरण का खेल एक मुहिम की तरह खेला जा रहा है। धर्मांतरण के इस खेल में कोई नियम नहीं है, रजामंदी तो भूल ही जाइए। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले इसके लिए कई तरीके अपना रहे हैं। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रहती है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है जो सुर्खियां बटोरता है। अब इस बार विवाद की वजह है एएमयू में बीफ पार्टी का नोटिस। जी हाँ, सुलेमान हॉस्टल में बीफ बिरयानी का नोटिस लगा तो बवाल मच गया। इस मामले को लेकर हिंदूवादी नेता सख्त हो गए। उन्होंने वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या है पूरी कहानी, जरा एक बार ये समझते हैं। कभी जिन्ना की तस्वीर, कभी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और अब बीफ पार्टी। ऐसा लगता है कि एएमयू ने सुर्खियों में रहने का विवादित रास्ता ही चुना है। इस बार हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर लिखा गया कि रविवार के दोपहर के भोजन में मेन्यू में बदलाव किया गया और मांग के अनुसार चिकन बिरयानी की बजाय बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। जैसे ये नोटिस वायरल हुआ, हिंदू संगठनों का पारा हाई हो गया। जितने भी लोग इसमें लायबल पाए जाएं, उन पर तुरंत डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाए। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे टाइपिंग गलती बताकर पल्ला झाड़ रहा है और नोटिस में सुधार कर उसे दोबारा लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि बीफ वाला मेन्यू का सचमुच टाइपिंग एरर था या फिर जानबूझकर ऐसा नोटिस लगाया गया जिस पर बवाल मचे। जो भी हो, एएमयू को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आंकड़ों की माने तो अब तक 42 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को खाना खिलाया। यूपी में महाकुंभ के बीच सनातनी आस्था की लहर चल रही है। करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार की पूरी मंडली भी पहुंची, स्नान किया और महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालु की सुविधा के लिए राजस्थान मंडपम तैयार करवाया गया। राजस्थान मंडपम के जरिए निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब ये वो तस्वीरें हैं जब भजनलाल शर्मा ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में स्नान किया। उनके साथ मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान गंगा मैया के जयकारे भी लगाए। इसके बाद राजस्थान भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राजस्थान महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने वाला दूसरा राज्य बन गया। प्रयागराज महाकुंभ को शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भारी संख्या में लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे के साथ साथ पूरे शहर में भयंकर जाम लगा है। और महाकुंभ में दुनिया भर से उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पूरे शहर में चारों ओर भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। प्रयागराज में इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखती। महाकुंभ में जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रयाग जाने वाले हाईवे पर भयंकर जाम लगा है। भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर भयंकर जाम लगा है। बेला, कछार और कटेरा में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एंट्री के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
प्रयागराज में एंट्री से कई किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। अगर किसी तरह कोई पार्किंग तक पहुंच भी जाए तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की मारामारी है। आलम यह है कि जो लोग स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं वो भी फंसे हुए हैं। गाड़ियाँ न मिलने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। 8 जनवरी तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मेला प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ खत्म होने तक श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। तो भीड़ का आलम यह है कि महाकुंभ जाने के लिए अब भी गाड़ियां कम पड़ रही हैं, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने की जिद में लोग ट्रेन की बोगी क्या इंजन तक में जाकर डेरा जमा रखे हैं। ये तस्वीरें सनातन के महापर्व पर लोगों की आस्था को लेकर उमड़े सैलाब की एक बानगी भर है। प्रयागराज में पूरा माहौल भक्ति में दिख रहा है, लेकिन महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की हालत इतनी बद से बदतर है कि लोग ट्रेन में बैठ तक नहीं पा रहे। महाकुंभ में जाने का जुनून इस कदर सवार है कि लोगों ने ट्रेन के इंजन पर ही कब्जा कर लिया। तस्वीरें वाराणसी के कैंट स्टेशन की है। खचाखच भरी ट्रेन में लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश में थे। जिनको सीट नहीं मिली उन्होंने अपने जाने का रास्ता खुद बना लिया और ठान लिया कि महाकुंभ तो हम जाकर रहेंगे। फिर क्या था, एक एक करके तकरीबन 20 लोग ट्रेन के इंजन में सवार हो गए। लोको पायलट जब ट्रेन चलाने के लिए आया तो उसके होश उड़ गए। पायलट ने लोगों से बाहर आने को बोला, लेकिन लोगों ने इंजन का गेट तक नहीं खोला। पायलट की काफी कोशिश के बावजूद जब लोगों ने गेट नहीं खोला तो जीआरपी को बुलाया गया, जिसके बाद जीआरपी ने सभी लोगों को बलपूर्वक नीचे उतारा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद किया गया है। भारी भीड़ के चलते रेलवे स्टेशन बंद किया गया है। माघ पूर्णिमा स्नान के शाम तक स्टेशन बंद रहेंगे। सुरक्षा कारणों से रेलवे स्टेशन बंद किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर रेलवे स्टेशन बंद किया गया है। बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां भीड़ की वजह से यात्री खचाखच, कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई ट्रेन के इंजन पर चढ़ा हुआ है, यहां तक कि ट्रेन के शीशे तक लोग तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ सीएम मोहन यादव का बुलडोजर दौड़ रहा है। यहां मोतीनगर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बुलडोजर ने कई आशियानों को ढहा दिया और रेलवे की अवैध जमीन पर बने मकान और दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों ने रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था और प्रशासन इन दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए पहले कई बार नोटिस भेज चुका था, लेकिन उसके बाद भी जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। प्रशासन के इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान रेलवे की जमीन पर बनी हुई 100 अवैध दुकानों और करीब 500 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 100 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है और इसके संबंध में जो संबंधित दुकानदार हैं वे माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय भी रिलीफ के लिए पहुंचे थे, जहां पे भी उनका जो है उसको स्वीकार कर दिया गया और उसके उपरांत जो है आज जो बेसिकली सुरक्षा की दृष्टिगत से उनको जो है यहाँ से विधिवत हटाने की कार्रवाई उनकी सहमति से की गई है। भोपाल प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई कई दिन पहले होनी थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते इसे रोक दिया गया, जिसके बाद अब भारी पुलिस बल की तैनाती कर इस अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई थी। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद मुस्लिम पक्षकारों से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से मदनी मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू किया। मदनी मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 5 बुलडोजर को लगाया। दरअसल 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। आज स्टे खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि हाटा नगर में मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ साथ कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच में पता चला था कि मदनी मस्जिद कमेटी ने नगर पालिका से मिले आदेश का उल्लंघन किया और मस्जिद का निर्माण कराया। जांच में ये भी पाया गया कि मस्जिद के निर्माण में फिजूल खर्च किया गया। आरोप ये भी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया।
यूपी के जौनपुर में खाकी को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ नशे में चूर एक पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिसकर्मी ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वो पुलिस चौकी के सामने ही बेसुध हो गया। नशे में धुत सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं नशे में धुत ये सिपाही सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स पुलिस वाले से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन पुलिसकर्मी इतने ज्यादा नशे में था कि कुछ बोल नहीं पाया। वीडियो बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर का है। नशे में धुत ये सिपाही पुलिस के चौकी के सामने ही बेसुध होकर सड़क पर लेट गया। अब सवाल ये है कि अगर पुलिसकर्मी ही इस तरह शराब पीकर बेहोश रहेंगे तो लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के लिए गोत्र कुंडली मिलाई जाती है, लड़के की नौकरी देखी जाती है, लेकिन अब आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक शादी महज इसीलिए टूट गई क्योंकि दूल्हे का सिविल स्कोर खराब था। यह अनोखा मामला महाराष्ट्र के अकोला जिले के मूर्तिजापुर से सामने आया। यहाँ शादी की बातचीत शुरू हुई थी, अच्छा माहौल था, लेकिन जब दूल्हे का सिविल स्कोर चेक किया गया तो माहौल पूरी तरह बदल गया। लड़की के मामा ने जब ये शर्त रखी कि शादी से पहले दूल्हे का सिविल स्कोर चेक किया जाएगा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी टूटने की कगार पर आ जाएगी। जब दूल्हे का सिविल स्कोर चेक किया गया तो उसकी आर्थिक स्थिति की पूरी पोल खुल गई। दूल्हे का सिविल स्कोर बेहद खराब था और उसने कई बैंकों से लोन लिया हुआ था, जिसके बाद लड़की के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। अब जरा समझिए कि आखिर सिविल स्कोर होता क्या है। दरअसल सिविल स्कोर आपके बैंकों से लोन हासिल करने का एक आंकड़ा होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच है तो वो सबसे अच्छा यानी एक्सीलेंट है। वहीं अगर ये आंकड़ा 650 से 750 के बीच है तो वो गुड माना जाता है। लेकिन अगर ये आंकड़ा कम होकर 550 से 650 के बीच चला जाए, ये एवरेज की श्रेणी में आता है। जबकि यही स्कोर 300 से 500 के बीच पहुँच जाए तो सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस मामले से समझ आता है कि अब शादी सिर्फ जाति, धर्म या नौकरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी एक अहम फैक्टर बन गया है। लोग सिर्फ अच्छी नौकरी ही नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री को भी रिश्ते तय करने का आधार मान रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि भैंसे एक दूसरे के साथ दौड़कर इनाम जीतते हैं? जी हाँ, कर्नाटका के मंगलुरु पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया गया। इस समारोह में 160 से अधिक भैंसों की जोड़ी ने हिस्सा लिया। इस दौरान भैंसों की जोड़ी को कीचड़ में दौड़ाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कीचड़ से सने 2 ट्रैक पर भैंसों की जोड़ी कितनी रफ्तार से दौड़ रही है। और ये तस्वीरें जितनी रोमांचक हैं उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इस दौड़ में जरा सी गलती होने पर जान जाने का खतरा बना रहता है। कर्नाटक में आयोजित होने वाली सालाना भैंसा दौड़ को कम्बाला कहा जाता है। कम्बाला का आयोजन 2 बराबर रेसिंग ट्रैक्स पर किया जाता है। ट्रैक में पानी फैलाकर कीचड़ कर दिया जाता है। इसी कीचड़ से सने ट्रैक पर भैंसों की रेस कराई जाती है। इस रेस में जीतने वाले भैंसे के जोड़े को इनाम भी दिया जाता है। इस पारंपरिक भैंसे दौड़ को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कम्बाला ने शानदार जल भैंस दौड़ के लिए पूरे क्षेत्र में हजारों दर्शकों को आकर्षित किया। दक्षिण कन्नड़ में ये आयोजन सालों से किया जाता रहा है। माना जाता है कि किसानों का एक पूजा का पहलू है। कहा जाता है कि इस खेल के जरिए अच्छी फसल के लिए भगवान को खुश किया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फीली वादियों के बीच बहारों का मेला लग चुका है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस समारोह में स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस अधिकारी समेत भारी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए। करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस मैदान में आयोजित ये फेस्टिवल पर्यटकों के मन को काफी लुभा रहा है। पर्यटकों ने यहाँ बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। कुछ पर्यटक तो ऊंची पहाड़ी में बर्फ के बीच स्केटिंग करते हुए दिखाई दिए, तो कुछ पर्यटक एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हुए नजर आए। डोडा के इस लाल दुमन पहाड़ी पर यह विंटर फेस्टिवल पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अहम कदम है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में पर्यटकों के आने से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, साहसिक खेल, ट्रैकिंग समेत कई खेल शामिल हैं। हरिद्वार शहर से सटे हुए जंगल से निकलकर आए दिन जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्र में घुस जा रखे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक हाथी रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ये देखिए, बीच सड़क पर गजराज की मतवाली चाल, एकदम बिंदास होकर वॉक कर रहा है। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं है और न ही किसी चिड़ियाघर की। ये तस्वीरें हरिद्वार के जगजीतपुर की, जहाँ एक हाथी सड़कों पर सैर करने निकल पड़ा। वीडियो में देख सकते हैं एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गजराज ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद ये हाथी वापस जंगल की ओर लौट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है अचानक हाथी कस्बे में दस्तक देता है और इधर उधर भागने लगता है। ये पहली बार नहीं है जब जगजीतपुर इलाके में हाथी देखे गए हों। जंगल से सटा होने के कारण ये इलाका अक्सर हाथियों के झुंड का सामना करता रहता है।
पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक दूर दूर से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए वादियों में जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए आपको भी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि जिसे आंखें बस टकटकी लगाकर देखती ही रहती है। आसमान से बात करते पेड़, लोगों के घर, सब एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, जिसे देखने का बाद लगता है कि किसी चित्रकारी ने अपनी कल्पना को रंगों की मदद से कैनवास पर उतारा है। पेड़ों पर बर्फ के सफेद गोले कपास की तरह जमा हैं, जो किसी जादुई दुनिया का एहसास करा रहे हैं। ठंडी हवाओं के साथ गिरी बर्फ ने इलाके को कुदरत के एक सुंदर तस्वीर में बदल दिया है। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए पहाड़ों की बर्फीली सुंदरता किसी सपने से कम नहीं है। इसीलिए भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक आपने एटीएम मशीन से पैसे तो खूब निकाले होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाए तो पैसे की जगह एक बड़ा और खौफनाक अजगर निकलने लग जाए? आपने एटीएम मशीन से पैसे जरूर निकाले होंगे, और अगर नहीं निकाले तो एटीएम मशीन के कई वीडियोस वायरल देखे होंगे। कभी चोर तो कभी रीलबाज एटीएम को अपना टारगेट बनाते हुए दिखाई देते हैं। ये मामला जरा अलग है। जब एटीएम पर एक शख्स कैश निकालने पहुंचा तो उसका सामना इन जनाब से हो गया। जरा इस मोटे ताजे भारी भरकम अजगर को देखिए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें भी कैश की कोई जरूरत पड़ी, इसीलिए एटीएम मशीन तक आ पहुंचे। खैर, मामला जो भी रहा हो, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और उतना ही ज्यादा गुदगुदा भी रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यह आरोप मुंबई के 2 प्रोड्यूसर्स पर लगा है। और अब इस मामले में देहरादून के कोतवाली स्टेशन में निशंक की बेटी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल आरुषि निशंक खुद एक प्रोड्यूसर हैं। उनका अपना हिमश्री फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस है। उनके मुताबिक आरोपी कपल देहरादून आए थे और अपनी फिल्म आंखों की गुस्ताखिया में रोल देने की बात कही। ये वही फिल्म है जिसमें विक्रांत मैसी और शनाया कपूर लीड रोल में हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए निवेश किए थे और उन्हें बदले में 20% का रिटर्न और फिल्म में रोल देने का वादा किया गया था। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर अपने वादे से मुकर गए। हालांकि बाद में उन्हें बताया गया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और आगे की शूटिंग के लिए वो यूरोप जाएंगे और उनकी जगह दूसरी किसी एक्ट्रेस को फाइनल कर लिया गया। और जब आरुषि निशंक ने प्रोड्यूसर से पैसे मांगे तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।